We'll continue with the environment February-March compilation. So the next article is with respect to e-waste responsibility certificates. तो अभी हाल ही में सरकार ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है फॉर ट्रेडिंग द ई-वेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स. ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या है, तो ये जो EPR सर्टिफिकेट मार्केट है ना उसको स्ट्रीमलाइन कर देगा एंड जो बेटर कंप्लायंस को भी इंश्योर करेगा या प्रमोट करेगा. एडिशनली जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, ई-वेस्ट होता है, उसको भी मैनेजमेंट को ये टारगेट करता है. अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसको बनाया किसने है, तो इस प्लेटफॉर्म को बनाया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बनाया है. ठीक है, रेगुलेट कौन करेगा, CPCB ही गाइडलाइन वगैरह देगी, रेगुलेट यही करेगा. एंड प्राइस रेंज होंगे 30 to 100% हो सकते हैं ऑफ द इन्वायरमेंटल कंपनसेशन अमाउंट इम्पोज फॉर फेलिंग टू मीट द EPR ऑब्लिगेशंस. ओके, मतलब अगर कोई कंपनी है या कोई बंदा है वो EPR ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पाता है तो उस पर जितना कॉम्पेंसेशन लगाया जा सकता है उसका 30% या फिर 100% हो सकता है. ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं, ठीक है, ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर इनको रेगुलेट किया जाता है. इट अलाउज फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ ई-वेस्ट रिसाइकलिंग एफर्ट्स. जो आप ई-वेस्ट को रिसाइकल करने का एफर्ट डाल रहे हो उस एफर्ट का क्वांटिफिकेशन हो जाता है. एंड जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको इंसेंटिवाइज करता है टू मीट और एक्सीड देयर EPR ऑब्लिगेशन. ठीक है, बिकॉज अगर वो उनके ऊपर जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन दी गई है, इफ़ दे मीट दैट तो उनको कुछ इंसेंटिव मिलेगा. एंड अगर उसको एक्सीड कर जाते हैं तो और उन पर इंसेंटिव मिलेगा. तो ये चीज़ है. तो इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल दी आइटम्स ऑफ दी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. ठीक है, इसमें जो भी हैं वो सब आते हैं. तो इक्विपमेंट्स भी आ गए, इनके पार्ट्स भी आ गए, होम अप्लायंसेस भी आ गए, वगैरह वगैरह जो भी हैं. ऑर्फन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो मीन्स नॉन ब्रांडेड और असेंबल्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 और दोज प्रोड्यूस बाय अ कंपनी विच हैज़ क्लोजेस्ट ऑपरेशंस. ठीक है, तो ऑर्फन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, नॉन ब्रांडेड. ठीक, नॉन ब्रांडेड इक्विपमेंट्स हो गए या फिर असेंबल्ड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गए जो कि शेड्यूल 1 में मैंशन है, या फिर वैसे प्रोडक्ट्स मान लो जिनका प्रोडक्शन हुआ एंड उस कंपनी ने अपना ऑपरेशन ही बंद कर दिया है, तो उन प्रोडक्ट्स को लेकर इनको ऑर्फन प्रोडक्ट्स होता है. तो ऑर्फन प्रोडक्ट्स पे भी एप्लीकेबल होगा. ऑब्लिगेशन क्या है उन कंपनीज पे जो ई-वेस्ट जनरेट करते हैं, आपको क्या करना है, यू हैव टू कलेक्ट एंड प्रोसेस योर वेस्ट by purchasing EPR certificates from entities but have exceeded to their collection targets. ठीक है, but by purchasing EPR certificates from entities that have exceeded their collection targets and they're tradable credits just like green credits. तो tradable भी होते हैं. ठीक है, तो they are tradable credits. जैसे आपका green credit होता है, कार्बन क्रेडिट होता है, उस तरह से हम इसको ट्रेड भी कर सकते हैं. ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. ठीक है, ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. सो बेसिकली ई-वेस्ट को मैनेज करने के लिए जो भी मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, डिसमेंटलर है, रिफर्बिशर है, रिसाइकलर है, जो भी इन्वॉल्व है इन द मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफ़र, परचेज वगैरह वगैरह जो भी कामों में, सो ये सब इसमें इंक्लूड रहते हैं. ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस क्या हैं, तो वेस्ट बैटरीज. अगर बैटरी की हम बात करें तो ये इसमें ई-वेस्ट में नहीं आता है. क्यों, क्योंकि उसके लिए अलग से रेगुलेशन है, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं. पैकेजिंग प्लास्टिक्स, इसके लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं. माइक्रो इंटरप्राइजेस, ठीक है, ये MSME के अंदर है. UNDP रिपोर्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये तुम्हारा एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है. ओके, तो ये था ई-वेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट. तो यहाँ पर मेन अथॉरिटी कौन है, CPCB मेन अथॉरिटी की तरह काम कर रही है. प्राइस रेंज 30 to 100% होगा ऑफ द इन्वायरमेंटल कंपनसेशन अमाउंट विच इज इम्पोज फेलिंग टू मीट द EPR ऑब्लिगेशंस. नाउ CPCB ग्रीन फंड्स. तो अब देखो यहाँ पर एक होता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन चार्ज. ठीक है, सो जो भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन चार्ज होता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे लिया जा रहा है एंड इसको यूटिलाइजेशन होता है फॉर इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटी एंड रिलेटेड वर्क इन दिल्ली NCR. ठीक है, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उससे रिलेटेड जो काम होगा उनके लिए यूज़ होता है ये. अंडर दिस चार्ज द डीलर और द मैन्युफैक्चरर मस्ट पे a 1%
EPC 1% इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन चार्ज, ठीक है, 1% एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन चार्ज, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 1% का आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन चार्ज देना रहता है। किस चीज़ पर, अब सवाल ये उठता है किस चीज़ का 1% होगा, तो ऑन द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ न्यू डीजल व्हीकल्स विद इंजन कैपेसिटीज ऑफ 2000 cc एंड अबव रजिस्टर्ड ओनली इन दिल्ली एंड NCR। मान लो कोई 2000 cc की गाड़ी या फिर उससे ज़्यादा की गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, ठीक है, डीजल गाड़ी है एंड इसका जो इंजन कैपेसिटी है वो 2000 cc से ऊपर का है या 2000 cc है, जो कि रजिस्टर हुई है सिर्फ दिल्ली और NCR के अंदर। तो उनका जो एक शोरूम प्राइस होता है, ठीक है, एक शोरूम प्राइस जो होता है उस पर 1%, उसका 1% जो है वो EPC के तौर पे देना है। तो डीजल व्हीकल होना चाहिए, दिल्ली NCR में रजिस्टर्ड होनी चाहिए एंड जो इंजन कैपेसिटी है वो 2000 cc है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। यूसेज क्या होगा इसका, तो भैया पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए फंड होगा कहाँ कहाँ, दिल्ली, NCR, पंजाब, ये सब जगह पर रिसर्च, व्हीकल पोल्यूशन कंट्रोल, हेल्थ इम्पैक्ट स्टडीज़ वगैरह करेंगे। अब CPCB जो है ये भी देखो, ये जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन मिलेगा ना, जो कि कलेक्ट करेंगे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ये जो आपका जो चार्ज मिलेगा ये कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये कलेक्ट करेंगे एंड इसका 25%, ठीक है, इसका 25% जो है ये CPCB के पास भी जाएगा, ठीक है। ओके, ग्रीन फंड्स क्या होता है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं विच आर डेजिग्नेटेड फॉर दी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो आपका एक्स शोरूम प्राइस है, ठीक है, एक्स शोरूम प्राइस है, इसका 1% जो है हो जाएगा, ठीक है। एक्स शोरूम प्राइस का 1% जो है ना, एक्स शोरूम प्राइस का 1% जो है वो कलेक्ट करेगी कौन, SPCB, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एंड इसका 25% जो है ये तुम्हारा जाएगा CPCB के पास, ठीक। अब एक ग्रो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है प्रीलिम्स में कि ये ग्रो इनिशिएटिव है किसका, तो उसका फुल फॉर्म है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड विथ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो वेस्टलैंड को रिस्टोर करना है कैसे, एग्रो फॉरेस्ट्री करके, ठीक है। वेस्टलैंड को दोबारा से रिस्टोर करना है विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, तो ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। अब इससे नाम से ही समझ में आ रहा है क्यों, क्या इसका काम क्या है, क्या इनिशिएटिव है, इसको नीति आयोग ने किया है, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है कि है किस चीज़ के लिए, तो वेस्टलैंड रिस्टोरेशन के लिए है एंड नीति आयोग ने इसको तुमको शुरू किया है। ओके, वेस्टलैंड्स क्या होते हैं भैया, अनप्रोडक्टिव लैंड्स होते हैं which is suitable for cultivation, grazing or economic activities, and they constitute almost 17%, ठीक है, nearly 17% of the India's geographical area according to the Wasteland Atlas of the India 2019। Agroforestry जो है वो इंटीग्रेट करती है trees with crops और annual production and it currently covers 8.65% of the India's total geographical area, ठीक है। ओके, नाउ COP 14 अभी हुआ है, कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज़ का। कहाँ हुआ है ये, समरकंद में हुआ है। समरकंद इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सर्च करना समरकंद है कहाँ। ओके, नो कमेटी ऑफ द होल, कमेटी ऑफ द होल। तो अब ये क्या है कमेटी ऑफ द होल, काउ। ये जो आपका CMS है ना, कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज़, इसका सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है दैट इज़ काउ, ठीक है, कमेटी ऑफ द होल। अब इसमें स्लोगन क्या आया है, सो नेचर नोज नो बॉर्डर्स एंड कमेटी ऑफ द होल इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द CMS। CMS को बॉर्न कन्वेंशन भी कहा जाता है। इट इज़ इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये इफेक्टिव हुआ है दोबारा 1983 से एंड इट इज़ द ओनली UN बेस्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एवियन, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक माइग्रेटरी स्पीसीज़। कन्फ्यूज़न कहाँ होगी, अगर एग्जाम में लिख दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ CMS या बॉर्न कन्वेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्वाटिक से देखता है, ओनली एक्वाटिक एंड एवियन से देखता है, या ओनली एवियन से देखता है, क्योंकि हमको बर्ड ही दिमाग में आता है, तो वहाँ हर बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, चाहे वो एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज़ हो, चाहे टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ हो, चाहे फिर
aquatic migratory species, सबके लिए ही ये CMS है, ठीक है। अब माइग्रेटरी स्पीसीज होते कौन से हैं, तो वही जो रेगुलर साइक्लिकल जर्नी एक जगह से दूसरी जगह, जैसे यहाँ से सीजन चेंज होगा इधर आएंगे, इधर से इधर जाएंगे, ये माइग्रेट करते रहते हैं। अब इंडिया जो है 1983 से ही सिग्नेटरी है इसका, एंड नॉन लीगली बाइंडिंग MOU साइन करे हैं CMS के साथ फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रैप्टर्स, डुगोंग्स, साइबेरियन क्रीन्स, मराइन टर्टल्स एक्सेट्रा। एंड इंडिया जो है इट होल्ड्स द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, इंडिया के अंदर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे आता है विच प्रोवाइड्स टेम्परेरी शेल्टर एंड टू द माइग्रेटरी स्पीसीज, जैसे अमूर फाल्कन हो गया, डुगोंग्स हो गए, हम्बैक व्हेल्स हो गए, ब्लैक नेकेड क्रेन्स हो गए। तो ये सब जो है माइग्रेट करके इंडिया में आते रहते हैं। अब यहाँ पर 2 अपेंडिक्स होते हैं। एक जो पहला अपेंडिक्स 1 है, इसमें यह कि माइग्रेटरी स्पीसीज असेस्ड एज बीइंग इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, ये क्या है, एक्सटिंक्शन के डेंजर में है अक्रॉस ऑल और अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द रेंज। तो एक उनका जो रेंज है, उनका जो हैबिटेट रेंज है, उसके एक सिग्निफिकेंट पार्ट में दे आर फेसिंग डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, तो उनको हम अपेंडिक्स 1 में डालते हैं। एंड अपेंडिक्स 2 में किनको डालते हैं, तो माइग्रेटरी स्पीसीज विद एन अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस विच नीड्स इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, ठीक है, उसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो अनफेवरेबल है एंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स की ज़रूरत है, तो उनको हम डालते हैं अपेंडिक्स 2 के अंदर। ओके, तो एक जीपेक यहाँ पर लॉन्च हुआ था, जो 14 CMS ये हुआ है ना, CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की जो सेटिंग हुई है, उसमें एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। तो इसमें है क्या इन, सो टू प्रोटेक्ट एंड कनेक्ट नेचुरल एरियाज़, जो नेचुरल एरियाज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना है और कनेक्ट करना है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो की एरियाज़ हैं माइग्रेटरी स्पीसीज़ के वो आइडेंटिफाई हो सके, प्रोटेक्ट किया जा सके और कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। की एरियाज़ ऑफ दी माइग्रेटरी स्पीसीज़ आर आइडेंटिफाइड, प्रोटेक्टेड एंड कनेक्टेड। मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप होगी जो कि कोलैबोरेटिव नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, जिससे कि नॉलेज शेयरिंग हो सके, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किया जा सके। ओके, सो COP लेड बाय IUCN इसे लॉन्च करा है वन हेल्थ सेंट्रल एशिया प्रोजेक्ट, ताकि जोनोटिक डिजीज़ को एड्रेस किया जा सके, विच इज़ जोनोटिक डिजीज़ क्या होते हैं, जो एनिमल से ह्यूमन्स में ट्रांसमिट होता है। इट ऑल्सो गिव रिकॉग्निशन टू सेंट्रल एशियन फ्लाईवे फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स, जो कि तुम्हारा साइबेरिया से मालदीव्स तक स्ट्रेच करती है। ओके, देन अगेन लैंड बर्ड्स जो हैं अफ्रीकन यूरेशियन रीजन में, उनके कंजर्वेशन के लिए भी एक्शन प्लान बनाने की बात की गई है। इंडिया और बांग्लादेश ने इंडियन स्किमर को CMS में डालने की बात करी है, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश ने जॉइंटली इंडियन स्किमर को CMS में डालने की बात कही गई है, ठीक। एंड जो COP 14 हुए ऑल्सो अडॉप्टेड सिंगल स्पीसीज एक्शन प्लान, सिंगल स्पीसीज एक्शन प्लान। अब सिंगल स्पीसीज एक्शन प्लान में 2 जो हैं, ठीक है ना, 2 स्पीसीज हैं, उनके बारे में बात की गई है। एक तो है तुम्हारा हॉक्सबिल टर्टल और दूसरा है एंजल शार्क। तो जो हॉक्सबिल टर्टल है तुम्हारा साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न पैसिफिक में देखने को मिलता है। एंजल शार्क जो तुम्हारा मेडिटेरेनियन सी में देखने को मिलता है। सो इन दोनों के बारे में हमको ध्यान रखना ज़रूरी है फॉर दिस ईयर पर्टिकुलर प्रीलिम्स, बिकॉज अभी COP 14 हुई है एंड यहाँ पर सिंगल स्पीसीज एक्शन प्लान इन 2 पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। ओके, अब हॉक्सबिल टर्टल की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है हॉक्सबिल टर्टल। अब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड एज पर द IUCN। हैबिटेट कहाँ रहता है इसका, तो ट्रॉपिक्स प्लस सब ट्रॉपिक्स दोनों ही जगह पे रहते हैं। मैचुरेशन तो स्लो है एंड तुम्हारा 25 to 40 ईयर्स के बीच में इसका मैचुरेशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ का है, तो आपको तमिलनाडु कोस्ट में मिलता है, उड़ीसा के कोस्ट में मिलता है, ठीक है, उड़ीसा के कोस्ट में मिलता है, अंडमान निकोबार कोस्ट में भी मिलता है ये, ठीक है। सो तमिलनाडु कोस्ट में मिलेगा, उड़ीसा कोस्ट में मिलेगा, अंडमान निकोबार कोस्ट में भी मिल सकता है। ओके, तो याद रखना है उड़ीसा, तमिलनाडु एंड अंडमान निकोबार। ओके, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड ये भी तुम्हारा एंजल शार्क भी जो ये भी तुम्हारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही है,
डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो लाइक पहले हैबिटेट, तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल मराइन एनवायरनमेंट, ये भी तुम्हारा ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक था। यहाँ पर क्या है, टेम्परेट प्लस ट्रॉपिकल, ठीक है, टेम्परेट प्लस ट्रॉपिकल। अब ये नॉर्वे, स्वीडन, मोरक्को, मेडिटेरेनिया, ब्लैक सी, ये सब में जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, ब्लैक सी रीजन में पाया जाता है, मेडिटेरेनियन रीजन में पाया जाता है, स्वीडन, मोरक्को, ये सब में पाया जाता है। ओके, नाउ यूएन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स। तो अभी यूएनएप और एफएओ का ये है तुम्हारा 7 इनिशिएटिव जो है ना, लाइक डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, लाइक अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, मेडिटेरेनियन हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, तो उनको यूएन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स में ऐड किया गया है, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल जो है ना लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम के लिए वहाँ पर है। अब ये कौन कौन से हैं, तो फ्रॉम फायर्स टू फ्लाइज, तो ये मेडिटेरेनियन का है। लिविंग इन दिस, रिस्टोरिंग द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। एशियन अंदीना, तो सेविंग अ ग्लोबल वाटर एंड क्लाइमेट हॉट स्पॉट। श्रीलंका मैंग्रोव रीजनरेशन इनिशिएटिव, तेराई आर्क लैंडस्केप, रीग्रीनिंग अफ्रीका इनिशिएटिव, ग्रोइंग फॉरेस्ट इन अफ्रीका थाईलैंड। और सी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं अगर, तो ये जानना ज़रूरी है कि इससे क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर चीज़ से, एक तो ये पूछा जा सकता है कि अच्छा ये इनिशिएट जो है उसमें किसने, किन लोगों ने डिजिग्नेट किया है, किन बॉडी ने डिजिग्नेट करी है, तो यूनेप और एफएओ है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या उठ सकता है कि कौन कौन से रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स जो हैं, मतलब कौन कौन से जो प्रोग्राम्स है चल रहे हैं उनको वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप में ऐड किया गया है। तो ये एक हो गया आपका फ्रॉम फायर्स टू फॉरेस्ट, जो कि मेडिटेरेनियन के अंदर आता है। लिविंग इन दिस वाला जो सिविलाइजेशन है वो। एशियन अंदीना, तो तुम्हारा ग्लोबल वाटर एंड क्लाइमेट हॉटस्पॉट को सेव करने की बात की जा रही है। श्रीलंका मैंग्रोव रीजनरेशन इनिशिएटिव, देन रीग्रीनिंग अफ्रीका इनिशिएटिव, ग्रोइंग फॉरेस्ट इन अफ्रीकाज ड्राईलैंड्स इनिशिएटिव, एंड तेराई आर्क लैंडस्केप विच इज रिवाइविंग एशियाज मेगाफोना। ओके, अब ये जो ट्रांस बाउंड्री तेराई आर्क लैंडस्केप है, टल या ताल, तो ये 2001 में शुरू हुआ था, and it is a critical habitat for tigers, rhinos, elephants and other species. Aims to conserve ecosystem in the Terai and Churia Hills region, ठीक है, तराई हिल और चूड़िया हिल रीजन में भी ये इकोसिस्टम को कंजर्व करने की बात करता है, कवरिंग प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क एक्सेट्रा। यूएन डिकेड कौन सा है, तो भैया ये 2021 से 2030 तक का यूएन डिकेड है, लेड बाय यूनेप एंड एफएओ, ठीक है। यूनेप और एफएओ ने इसको लीड किया है, ठीक है। ओके, इस आर्टिकल को अपन बाद में करते हैं, इसमें उतना कुछ है नहीं, बट एक चीज़ ये देख लो, यूएन ये है क्या, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। सो एनवायरमेंटल इश्यूज जो भी होती हैं उसका हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये, एंड ऑल 193 मेंबरशिप जो है, ऑल द 193 यूएन मेंबर स्टेट्स का इसको मेंबरशिप है, ग्लोबल एजेंडा वगैरह सेट करता है फॉर एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल चैलेंजेस। ओके, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज इट। 2023 में क्या होता है कि इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसको लॉन्च करा था टू प्रोटेक्ट 7 लार्ज कैट्स। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसमें कौन कौन से 7 कैट्स इंक्लूडेड हैं, तो ये याद रखना ज़रूरी है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक अपने को पता है यार कौन कौन से होते हैं, टाइगर लायन तो होगा ही होगा, है ना, लेपर्ड होगा ही होगा, उसके बाद चीता को हमने ऐड करा है, ठीक है। लेपर्ड अगर है तो आप लेपर्ड के साथ वी कैन ऐड स्नो लेपर्ड ऑल्सो, ठीक है, स्नो लेपर्ड हो गया, चीता होता ही है, लेपर्ड हो गया, टाइगर लायन, स्नो लेपर्ड, एक हो गया आपका जैगुअर, ठीक। चलो इतना तो अभी टाइगर लायन ये 4 एंड 2 6, ठीक है, एंड एक एक्स्ट्रा है अपने पास पूमा। बहुत होगा तो जैगुअर भी नहीं याद रहेगा, जैगुअर पूमा नहीं याद रहेगा, बट बाकी 4 तो याद रहेंगे, बाकी 5 तो याद रहेंगे। शेर बाघ तो होगा ही, तेंदुआ रहेगा ही, तेंदुआ अगर आ गया तो स्नो लेपर्ड को भी ऐड कर देना, लेपर्ड अगर आ रहा है तो, चीता को इतना रीइंट्रोड्यूस करें तो वो भी होगा, एंड 2 हो गए पूमा और जैगुआर, ठीक है। तो ये दोनों, ये 7 ध्यान में रखने हैं।
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली सारे मेंबर्स होते हैं, एक इलेक्टेड काउंसिल होता है एंड एक सेक्रेटेरिएट होता है। जनरल असेंबली, इलेक्टेड काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट, ठीक है। जनरल असेंबली, इलेक्टेड काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट। ऑन द काउंसिल सजेशन द जनरल असेंबली नेम्स द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द IBCA। काउंसिल, इलेक्टेड काउंसिल जो होता है, इलेक्टेड काउंसिल के सजेशन के ऊपर जो जनरल असेंबली होता है ना, वो सेक्रेटरी जनरल को सजेस्ट करता है, नाम सजेस्ट करता है। सेल्फ सस्टेनिंग है अब द फर्स्ट 5 years थ्रू मेंबरशिप फीस। तो ये फीस जो होती है, मेंबरशिप फीस होती है इसकी कुछ, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन इन द प्राइवेट सेक्टर, सपोर्टेड बाय इंडियाज $100 million ग्रांट इनिशियली। तो सेल्फ सस्टेनिंग है ये। ओके, तो ये है आपका सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मिशन लाइफ जो हमारी प्राइम मिनिस्टर ने शुरू करा था, मतलब ही हैड एनविजन्ड इट। एंड देन हाँ, EU का नेचर रिस्टोरेशन लॉ। अब इससे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि नेचर रिस्टोरेशन लॉ जो भी आया है वो है किसका, ठीक है, किसने लॉन्च करा है? तो EU ने लॉन्च करा है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है। दूसरा, लैंड और सी दोनों के लिए है या किसके लिए है? तो हाँ, ये लैंड और सी दोनों के लिए, ठीक। देन टारगेट क्या सेट करा गया है इसमें? तो टारगेट ये सेट किया गया है कि एटलीस्ट जो EU के लैंड प्लस सी, ठीक है, लैंड एंड सी जो है इसका 20% सेव करना है बाय 2030, ठीक है। लैंड प्लस सी जो है ना, देखो कोई भी इस तरह का अगर है ना तो उसको याद करने के लिए एक आप चार्ट टाइप बना सकते हो, लाइक यहाँ पर जैसे ये है, तो टारगेट क्या है एंड टारगेट ईयर क्या है, ठीक। ओके, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है कि 20% लैंड और वाटर, लैंड और सी एरिया को रिस्टोर करना है। कब तक करना है? 2030 तक। एंड ऑल इकोसिस्टम्स, अब यहाँ तो सिर्फ लैंड और सी की बात की गई है 20%, एंड ऑल इकोसिस्टम्स इन नीड ऑफ रिस्टोरेशन बाय 2050। जो भी इकोसिस्टम जो है विच इज़ इन नीड ऑफ रिस्टोरेशन, उसको 2050 तक तो करना ही है। एटलीस्ट 20% जो है तुम्हारा EU का लैंड और सी जो है उसको भी कवर करना है 2030 तक। एंड जो मेंबर स्टेट्स हैं, दे नीड टू रीस्टोर स्पेसिफिक हैबिटेट्स इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, wetlands, rivers and coral beds and lakes to good condition by 2030, increasing to 90% by 2050. तो EU का नेचर रिस्टोरेशन लॉ है एंड दिस नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। नेचर रिस्टोरेशन लॉ किसका है? तो ये यूरोपियन यूनियन का है। टारगेट क्या है? एटलीस्ट 20% बाय 2030 लैंड एंड सी एंड ऑल द इकोसिस्टम इन नीड ऑफ रिस्टोरेशन बाय 2050, ठीक। नाउ ग्रीन क्लाइमेट फंड। ओके, ग्रीन क्लाइमेट फंड अभी सिडबी ने एंकर करा है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, ठीक है, अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। ओके, अब ग्रीन क्लाइमेट फंड है क्या? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ना वो UNFCCC के अंदर जो है वो फॉर्म हुआ था एंड एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करता है जो कि डेवलपिंग नेशंस जो है, ठीक है, डेवलपिंग नेशंस जो है उनके एफर्ट में हेल्प करने की काम करता है। ओके, हेडक्वार्टर इसका इंचियोन में है, साउथ कोरिया में। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये बेसिकली काम कर रहा है। UNFCCC के अंदर बना है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो एफर्ट्स हैं उसमें असिस्ट करता है टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस and strengthen the capacity to respond to the climate change. GCF primarily assists developing nations most susceptible to climate change, ठीक है। GCF जो होता है ना, GCF की अगर हम बात करें, so it primarily assists developing nations which are most susceptible to climate change, such as least developed countries and small island developing states, and African states को भी करता है। और अभी साथ ही में क्या हुआ, 2027 समिट जब हुआ तो वहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई है। तो लॉस एंड डैमेज फंड जो बनाने की बात कही गई है, सो जस्ट अ सेकंड, तो ये जो लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात करी गई है, सो इट इज़ देयर टू कंपेंसेट द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज फॉर द लॉसेस विच आर रिजल्टिंग फ्रॉम, जो लॉस हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से या क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स की वजह से, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से जो लॉस और डैमेज हो रहा है उनको, उसको कंपेंसेट करने के लिए जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उनको कंपेंसेट करने के लिए फंड बनाया गया है COP27 में। ओके, अभी जो अवाना
सस्टेनेबिलिटी फंड है. व्हाट इज़ दिस? सो $120 million का वेंचर कैपिटल फंड है which aims to invest in the early stage companies which are harnessing technology-led innovation to spur the climate solutions and sustainability. तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं? अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रही है? वो इन्वेस्टमेंट कर रही है वैसी कंपनीज में जो अपने अर्ली स्टेज में है एंड जो ट्राई कर रही है टू हार्नेस टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन ताकि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके. ठीक है, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड इज़ इम्पॉर्टेंट. ग्रीन क्लाइमेट फंड स्टैटिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. यह ध्यान रखना है कि UNFCCC के अंदर बना है एंड काम फिर डेवलपिंग नेशंस का करना है, कोर्सेस करने का काम है, वो तो ठीक है, बट UNFCCC ध्यान में रखना है. ओके, एंड इसका हेडक्वार्टर इंचियोन साउथ अफ्रीका में है. तो यूजुअली सारे जो मेजर हैं वो तुम्हारे स्विट्ज़रलैंड वगैरह में रहते हैं, बट इसका इंचियोन साउथ कोरिया में है. इसको ध्यान में रखना है. कार्बन अब्जॉर्प्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट. तो अभी क्या है ना, इसरो कुछ स्टडीज़ कर रहा है अंडर इस जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम. तो अब यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया कि जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो किसका है? तो जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो इसरो का है. ठीक है, फाइंडिंग क्या मिली है अभी कि जो की फॉरेस्टेड रीजन्स हैं इंडिया के, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है, पेनिनसुलर इंडिया है, वेस्टर्न घाट्स है, वहाँ पर फॉरेस्ट कवर तो इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, ग्रीन कवर तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो उनकी कैपेसिटी है टू अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड दैट हैज़ डिक्रीज्ड. द डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड absorption over the past 2 decades has been observed despite increase in the green cover in the key forested regions of the India. ये जो इफेक्ट्स थे they were examined on the leaf area index and the net primary productivity. अब लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है? तो लीफ एरिया इंडेक्स इज़ नथिंग जस्ट कि किसी पर्टिकुलर रीजन में टोटल ग्रीन कवर कितना है. ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन में, ये कोई रीजन है, इसमें टोटल ग्रीन कवर कितना है, दैट इज़ नथिंग बट दी LAI, लीफ एरिया इंडेक्स. और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, एंड रेस्पिरेशन करने के बाद टोटल CO2 कितना ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं वो. ठीक है, आफ्टर रेस्पिरेशन कितना CO2 ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं टोटल, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? CO2 ऑब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. ठीक है, अभी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मे बी आस्क्ड. ठीक है, okay, so canopies with multiple layers are better at photosynthesis than single canopy forests because of the increase in the photosynthetic space. जो canopies होते हैं with multiple layers are better at photosynthesis. तो multiple layered canopies हैं, ठीक है, अगर multiple layered canopies हैं, so उनमें photosynthesis capacity जो होगी वो ज़्यादा होगी as compared to the single canopy forests बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द फोटोसिंथेटिक स्पेस. ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि जो कैनोपी मल्टीपल लेयर वाला कैनोपी जो होता है दे आर बेटर इन फोटोसिंथेसिस एज कम्पेयर टू दी सिंगल कैनोपी फॉरेस्ट. ठीक, तो हमने अभी देखा था कि इसरो ने क्या करा है, जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम चला रहा है. जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम है क्या? तो जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम जो था ये है इसरो का, 1990 में शुरू हुआ था टू एड्रेस several science questions which are related to global climate change. अब क्लाइमेट चेंज हो रही है तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम इसरो ने चलाया. द मोटिव इज टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस एटमॉस्फेरिक एरोसॉल्स, ट्रेस गैसेस, GHGs, पैलियो क्लाइमेट, लैंड कवर चेंज, एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर डायनामिक्स, एनर्जी एंड मास एक्सचेंज वगैरह वगैरह. ठीक है, रीजनल क्लाइमेट मॉडलिंग, नेशनल कार्बन प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें हैं. सो ये 1990 में शुरू हुआ था ताकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को एड्रेस किया जा सके. ठीक है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है, तब यार 21 मार्च को होता है. थीम क्या है इसका? फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड. एक चीज़ ध्यान में रख लो कि वाई मार्च 21 को ही क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे? बिकॉज नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में 21 मार्च को ही क्या होता है कि वर्नल इक्विनॉक्स
इन द नदर्न हेमिस्फेयर देखो यहाँ पर क्या होता है, जो नदर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पर वर्नल इक्विनॉक्स हो जाता है एंड 21 मार्च को सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटमन इक्विनॉक्स हो जाता है VEAE. So that is why 21st March has been chosen as the International Forest Day. Okay. So the next one is State of the Global Climate Report. State of the Global Climate Report. अब इस तरह का अगर कोई रिपोर्ट है तो the most important point in these kind of articles or these kind of topics इसकी ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करती है. तो State of the Global Climate Report is by WMO. ठीक है, WMO ने इसको निकाला है. और यह की फाइंडिंग क्या हुआ है, 2023 सबसे वार्म था. अब अगला साल 2024 वार्मेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद 2025 वार्मेस्ट हो जाएगा. तो चलने वाला है. ओशन हीट हाईएस्ट है. ओके. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, जो 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में, उनका कॉन्सेंट्रेशन रिकॉर्ड हाई पे पहुँच चुका है. वो कौन कौन से हैं? CO2 है, CH4 है एंड नाइट्रस ऑक्साइड है. ठीक है. मीन सी लेवल ये भी बढ़ गया है, मोर देन डबल. अंटार्कटिक सी आइस मेल्ट हो गया, एब्सोल्यूट लो पे चला गया है. ग्लेशियर्स इन स्विट्ज़रलैंड 10% ग्लेशियर स्विट्ज़रलैंड में ख़त्म हो गए. ये चीज़ है. WMO स्टैटिक क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ये एक इंटर गवर्नमेंट, पहले तो ये पूछ देगा NGO है, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. तो क्या है भाई साहब, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों नहीं है. ठीक है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया भी इसका मेंबर स्टेट है. ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ दी WMO. तो पहला क्वेश्चन क्या उठता है कि हाँ किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, इंटर गवर्नमेंटल है, क्या है. तो भैया WMO इज़ इंटर गवर्नमेंटल. दूसरा पॉइंट उठता है कि इंडिया मेंबर है या नहीं. तो येस, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ दिस WMO. अब तीसरा बात ये उठता है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, कब हुआ है. तो 1873 में वियना इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल कांग्रेस हुआ था, वहाँ पर ये ओरिजिनेट हुआ था. एंड अभी क्या है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है. एंड इट बिकेम स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द UN. तो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसी है नहीं है. WMO इज स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर मीटेरोलॉजी. ठीक है, मीटेरोलॉजी के लिए है. ठीक है, इट इज़ फॉर मीटेरोलॉजी, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी. ठीक है, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेज. ठीक है, रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेज. ओके, रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेज. सो इट बिकेम ए स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर मीटेरोलॉजी, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेज. ठीक है, मीटेरोलॉजी हो गया, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी हो गया, मीटेरोलॉजी, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिकल साइंसेज. ओके, नाउ इसमें एक चीज़ देख लो यार, IPCC देख लेते हैं. IPCC क्या है. नॉट दिस कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू. क्या ये UN बॉडी है? हाँ, ये UN बॉडी है, क्लाइमेट चेंज वगैरह को देखता है. अब 1988 के अंदर WMO द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है. ठीक है, 1988 के अंदर WMO और UNEP. तो IPCC जो है ना, इसको WMO प्लस UNEP ने स्टार्ट करा था, फाउंड करा था. सेक्रेटेरिएट कहाँ है इसका? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, विच इज़ हाउस्ड बाय WMO. 195 मेंबर स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया. काम क्या करता है आपको पता है, रिपोर्ट वगैरह इसके आते रहते हैं. तो UN बॉडी है, ठीक है ना, UN की बॉडी है, इसको ध्यान में रखना है. एंड दस कि WMO UNEP ने इसको बनाया था 1988 में बनाया था. ओके ओके, नाउ फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट. फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट दिया किसने? यूनेप ने दिया है, ऑथर्ड बाय यूनेप एंड रैप. यहाँ फूड वेस्ट और लॉस के बारे में बताया गया है. तो फूड वेस्ट और लॉस, तो फूड वेस्ट क्या होता है? तो इट रेफर्स टू फूड एंड इट्स एसोसिएटेड इनएडिबल पार्ट्स दैट आर रिमूव फ्रॉम ह्यूमन फूड सप्लाई चेन. ठीक है, फूड एंड इट्स इनएडिबल पार्ट्स. ठीक है, फूड एंड इट्स इनएडिबल पार्ट्स जो कि ह्यूमन फूड सप्लाई चेन से रिमूव कर दिए गए हैं. फूड प्लस इनएडिबल प्लांट्स पार्ट्स. एंड जो भी एडिबल पार्ट होते हैं वो फूड लॉस में जाता है, दैट एग्जिट द प्रोडक्शन और सप्लाई चेन बिफोर रीचिंग द रिटेल लेवल. फूड वेस्ट में क्या आ रहा है? फूड वेस्ट में आपका आ रहा है इनएडिबल पार्ट एंड लॉस में एडिबल पार्ट को लेते हैं. जीरो वेस्ट का डेट 30 मार्च को मनाया जाता है.
Okay, next article is Climate and Clean Air Conference. CCAC, Climate and Clean Air Conference. Okay, अब देखो इसमें कुछ आउटकम्स आए हैं, जैसे कि एक तो हुआ क्लीन एयर फ्लैगशिप. ठीक, तो क्लीन एयर के लिए UNEP एंड CCAC आउटलाइन द रोड मैप फॉर दी रिड्यूसिंग एमिशंस एंड एक रिपोर्ट भी निकाली गई है इन दोनों के द्वारा, दैट इज यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड द एनवायरनमेंट. ठीक है, यूज हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड द एनवायरनमेंट. शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? देखो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स पे क्वेश्चन आ चुका है, CCAC से भी क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन, तो दे बिकम इम्पॉर्टेंट. सुपर पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये, एंड ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं दे स्टे इन द एटमॉस्फेयर फॉर शॉर्टर टाइम. क्या क्या पॉलिसी एग्रीमेंट्स हैं? तो यार देखो, पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है. कुछ जो शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेटिक पॉल्यूटेंट्स हैं. तो ब्लैक कार्बन आपका है, ठीक है, मीथेन है, देन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs जो होते हैं ना, दे आर ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेटिक पॉल्यूटेंट. CCAC 2012 में है, एंड इट इज़ ओनली ग्लोबल अलायंस which is dedicated exclusively to the reduction of the short-lived climate pollutants. Convened within UNEP and India, India ने इसको 2019 में ज्वाइन करा था. Okay, so now we'll look at some of these species. इसको भी रहने देते हैं, like we will continue with tomorrow, जो भी नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको करते हैं. एंड कुछ स्पीसीज़ को भी देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में जो स्पीसीज होते हैं उनको थोड़ा देखते हैं. So now we'll start with ग्रेटर वन हॉर्न रिनोसरस. सो हमने कवर कर लिया था हंगूल तक. ठीक है, आज हम यहाँ से शुरू करते हैं. सो सी, IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 है. वन हॉर्न राइनोसरस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? सो ये हिमालयाज़ के फूट हिल्स में, ब्रह्मपुत्रा गंगेज वैली में मिलता है. दे हैव इनक्रेडिबल सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल. तो इनका हियरिंग और स्मेल जो है ना वो बहुत ही तगड़ा होता है, बट आई साइट थोड़ा पुअर होता है. सॉलिटरी क्रिएचर्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर फीमेल्स विद स्मॉल कैप्स. तो ये सॉलिटरी क्रिएचर मतलब अकेले घूमने पसंद करते हैं, अकेले घूमना पसंद करते हैं. साथ ही जो फीमेल्स होती है ना, वो कभी कभी अपने काव्स के साथ देखने को मिल जाती है, बच्चों के साथ देखने को मिल जाती है. एंड मेल्स जो होते हैं दे हैव लूजली डिफाइंड टेरिटरीज वेयर दे लिव अलोन. तो कोई ऐसा फिक्स टेरिटरी नहीं कि यहीं पे रहेगा, घूमते रहते हैं. राइनो डंग हीप्स, इनको मिडन्स भी कहा जाता है. ये जो मिडन्स होते हैं ना, उनके डंग हीप्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन पॉइंट्स और टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ के बनाने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं. तो मिडन्स कौन यूज़ करता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, नो विद इन इंडिया राइनोज जो है मेनली असम में आप देख सकते हो, असम, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश में मिलता है. असम में अगर हम देखें तो 4 हैं, काजीरंगा, पबितरा, ओरांग और मानस. वेस्ट बंगाल जल्दपारा, वेस्ट बंगाल में ही गोरुमारा भी है, उत्तर प्रदेश के दूधवा में मिलता है. आप देख सकते हैं यूपी में है, वेस्ट बंगाल में है, असम में है, ये 3 जगहों पर देखने को हमको मिलता है. ठीक है, सॉलिटरी है, वल्नरेबल, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1, मिडन्स. ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि इसमें ध्यान रखना है. जॉर्डान्स कोर्सर की अगर हम बात करें तो जॉर्डान्स कोर्सर जो है ना, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट्स में नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है. अब जॉर्डान्स कोर्सर जो है ये एक नॉक्टर्नल बर्ड है. नॉक्टर्नल मतलब रात को ज़्यादा एक्टिव रहता है, एंड इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया. ठीक है, तो इट इज़ ए नॉक्टर्नल बर्ड. नॉक्टर्नल बर्ड होने के साथ साथ एंडेमिक टू इंडिया है ये. अब करेंटली नोन ओनली फ्रॉम द श्री लंका मल्लेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. आज की डेट में ये सिर्फ और सिर्फ हमको कहाँ मिलता है? ये मिलता है श्री लंका मल्लेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. और ये कहाँ मिलेगा? तो आंध्र प्रदेश में, जहाँ से पेन्नार रिवर भी फ्लो करती है. ठीक है, तो लंका मल्लेश्वर, श्री लंका मल्लेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है, एंड पेन्नार रिवर इससे फ्लो करती है. ठीक है, लोकली अगर हम देखें जॉर्डान्स कोर्सर को कालीवी कोड़ी भी कहते हैं. ठीक है, कालीवी कोड़ी भी कहते हैं. काफ़ी रेयर बर्ड है, तो इतना हैबिटेट वगैरह, नेस्टिंग हैबिट्स, बिहेवियर के बारे में नहीं पता है, बट नॉक्टर्नल बर्ड होती है, एंडेमिक है इंडिया में, एंड करेंटली सिर्फ और सिर्फ श्री लंका मल्लेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ से आती है. श्री लंका मल्लेश्वर से
पेन्नार रिवर भी फ्लो करती है, ठीक है। कदापा डिस्ट्रिक्ट में आता है कैचमेंट रिवर ऑफ द पेन्नार रिवर। मालाबार सिवेट ना, मालाबार सिवेट एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है ये। देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में तो आता है, और अपेंडिक्स जो है ना इसका साइट्स का, वो अपेंडिक्स 3 में है, ओके, एंड शेड्यूल 1 में है। अब अपेंडिक्स 3 में है तो इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है। अपेंडिक्स 3 में वो होते हैं जिन स्पीसीज़ के लिए कोई कंट्री जो है वो बोलती है यार इसको तुम IUCN की लिस्ट में डालो, इट नीड सर्टेन प्रोटेक्शन, ठीक है। अभी मालाबार सिवेट जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में आपका नेटिव है, एंड इसको ऑलमोस्ट एक्सटेंट घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था, बट फिर 1987 में केरला में ये मिल गया। अब ये जो है ना वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 3 शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये भी नॉक्टर्नल होती है, ठीक है। ये भी जो स्पीसीज़ है मालाबार सिवेट ये नॉक्टर्नल है, रात को एक्टिव रहता है, सॉलिटरी है, मतलब अकेला घूमना पसंद करता है, ठीक है। सॉलिटरी है, अकेला घूमना पसंद करता है। दे हैव अ कीन सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग। स्मेल एंड हियरिंग जो है इसका काफ़ी तगड़ा होता है। हमने क्या देखा था, इनका जो था स्मेल और आई साइट, ये काफ़ी तगड़ा था। किसका, ग्रेट हॉर्न राइनोसेरस का स्मेल एंड आई साइट जो था इनकी, अगर हमें स्मेल प्लस विजन, ये काफ़ी तगड़ा था इनका, ओके। इनके केस में क्या होता है, स्मेल और हियरिंग जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक। तो सीक्रेटिव नेचर है, तो चैलेंजिंग टू एस्टिमेट देयर पॉपुलेशन नंबर्स एक्यूरेटली। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मालाबार सिवेट जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 3 में आता है, शेड्यूल 1 में आता है, वेस्टर्न घाट्स में आता है, ठीक है। नॉक्टर्नल, सॉलिटरी एंड स्मेल एंड हियरिंग कैपेसिटी काफ़ी तगड़ी होती है इनकी, ओके। ये कहाँ मिल रहा है आपको, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामालाई टाइगर रिजर्व, पेरियार में मिलता है, देन ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में जो छोटा सा एरिया है आप इधर देखोगे तो यहाँ पर ये मिलते हैं। मराइन टर्टल, मराइन टर्टल की अगर हम बात करें, द क्रिटिकली इंडेंजर्ड मराइन टर्टल्स आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1। तो जनरली अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में ही है, बट जो अलग से अगर जो है जैसे अपेंडिक्स 3 मालाबार सिवेट था उसको देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। देन दे आर द ओनली स्पीसीज ऑफ द सी टर्टल, जो मराइन टर्टल होते हैं, सी टर्टल के एकमात्र ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके पास स्केल्स नहीं होते हैं, हार्ड शेल नहीं होते हैं, दे लैक स्केल्स एंड हार्ड शेल, ठीक है। सो दे आर द ओनली स्पीसीज, दे आर द ओनली स्पीसीज ऑफ सी टर्टल जो कि स्केल्स को लैक करता है ना हार्ड शेल दे हैव, हार्ड शेल भी नहीं होता है, स्केल्स नहीं होता है, ठीक। चर्की बीच याद रखना, चर्की बीच इन द वेस्टर्न कैरिबियन सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट फॉर द लेदरबैक्स, ठीक है। लेदरबैक टर्टल हैज़ अ वाइड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो नेस्टिंग होता है मेनली ऑन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बीचेस, ठीक है। नेस्टिंग जो होती है ना इट इज़ मेनली ऑन दी सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल बीचेस, ठीक है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बीचेस में होता है। गलेथिया, अलेक्जेंड्रिया, लिटिल अंडमान आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड में डगमार ये सब ही रहता है। तो चर्की बीच हो गया, ठीक है। एंड ओनली स्पीसीज ऑफ द सी टर्टल जो कि तुम्हारा क्या बोल रहे हैं, जिनके पास स्केल्स और हार्ड शेल नहीं होता है। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, लेदरबैक टर्टल की बात कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट एक्सटेंट मराइन टर्टल इन द वर्ल्ड। देन नेक्स्ट है निकोबार मेगापोडे। अब यार एक चीज़ देखो, निकोबार मेगापोड ये है क्या, ठीक है। इट इज़ अ बर्ड, ओके। वल्नरेबल में आता है ये, साइट्स में कुछ नहीं है, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इसको मेंशन नहीं मिला है। तो एक ब्राउनिश बर्ड होता है ये, एंड ओमनीवोरस होता है, तो इतना ही इसमें ध्यान रखना है। और इसमें होता क्या है ना कि इट बिल्ड्स अ लार्ज माउंड्स फॉर अ नेस्ट, जहाँ से जो न्यूली हैच्ड चिक्स जो होते हैं, जैसे अंडे से अगर इनके बच्चे निकले तो क्या करते हैं नेस्ट के लिए ना, जैसे यहाँ पर ग्राउंड है मान लो, तो एक माउंड सा बनाता है, ठीक है, इस तरह का। यहाँ पर अपने एग्स डालता है इसके नीचे। अब जो बच्चे होते हैं ये यहाँ से निकले तो इनको ऊपर आने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऊपर जब आने के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं, झेलते हैं, तो जैसे ही बाहर आते हैं ना वो, जब इतनी मेहनत के बाद, तो इमीडिएटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव सीन ऑल द स्ट्रगल्स इन द इनिशियल फेज ओनली, किस तरीके से उनको
ऊपर नीचे से ऊपर आने में जो मेहनत लगी है उससे वो प्रिपेयर हो जाते हैं फॉर द आउटर स्ट्रगल्स। ओमनीवोरस डाइट होता है एंड कहाँ मिलता है, तो यार तेलांगचोंग, बोमपुका, तेरेसा, ये सब जगह पर मिलता है। तो अगर नीलगिरी ताहार की बात करें तो नीलगिरी ताहार भी आईयूसीएन में तो है ही, आईयूसीएन में इंडेंजर्ड में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। साइट्स में इसको जगह नहीं मिली है। भी सदर्न वेस्टर्न घाट्स मिलता है, ठीक है, सदर्न वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है ये। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है एंड इसको लोकली वरायाडू कहते हैं, ठीक है, वरायाडू लोकली कहा जाता है, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। नाउ इट इज़ द ओनली माउंटेन उलुंगेट इन द सदर्न इंडिया एंड एराविकुलम नेशनल पार्क जो है ना अनामलाई हिल्स में, एराविकुलम नेशनल पार्क इन द अनामलाई हिल्स इज होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द नीलगिरी ताहार। मेल्स होते हैं दे हैव बिगर, ठीक है, जो मेल्स होते हैं, सॉरी यार, मेल्स जो होते हैं दे आर मेल्स आर बिगर देन द, जस्ट अ सेकंड, तो मेल्स जो होते हैं दे आर बिगर देन द फीमेल्स, ओके, एंड दे हैव अ सिल्वरी सैडल लाइक पैच ऑन देयर बैक। बट इतना ही ध्यान रखो कि मेल्स जो होते हैं दे आर बिगर दैन दी फीमेल्स। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बस 3 से 3.5 साल होती है, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ नीलगिरी ताहार सच एज पीची वजानी, चिनार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, पारंबिकुलम टाइगर रिजर्व एंड सारे नेशनल पार्क दे आर वल्नरेबल अंडर एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज सिनेरियोज। तो यहाँ पर एराविकुलम नेशनल पार्क जो है ना, एराविकुलम को ध्यान में रखना है। स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, वरियाडू कहा जाता है। अगेन ओनली माउंटेन ऑन्गुलेट इन द सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में एकमात्र माउंटेन ओलुंगेट है ये, ठीक है, ओके। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो इडुक्की में आता है ये। इट इज़ होम टू ग्रेट ग्रिजल्ड स्क्वायरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इट इज़ home to the great grizzled squirrel of India. It is home to the great grizzled squirrel of India. Located in Idukki, it is home to the great grizzled squirrel of India. And the southern side of sanctuary is covered by Eravikulam National Park and north side जो है इसका इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है। मतलब यहाँ मान लो अगर ये तुम्हारा है क्या बोलते हैं चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर है तो इसके सदर्न साइड में वी हैव एराविकुलम नेशनल पार्क and northern side में we have Indira Gandhi Wildlife Sanctuary, Indira Gandhi Wildlife Sanctuary, Eravikulam National Park. But this Chinar Wildlife Sanctuary is located in the rain shadow region of the Western Ghats and is marked by unique thorny scrub. तो ये कहाँ आता है, वेस्टर्न घाट्स के रेन शैडो रीजन में आता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के रेन शैडो रीजन में आता है, मार्क्ड बाय अ यूनिक थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट एंड ज़ेरोफाइटिक स्पीसीज़। यहाँ आपको सांबार देखने को मिलेंगे, स्पॉटेड डियर, नीलगिरी ताहार भी देखने को मिलता है। तो ये बस ध्यान में रखना। एक तो ये है कहाँ, तो इट इज़ इन केरला, ठीक है, इडुक्की में केरला में आता है। स्नो लेपर्ड वल्नरेबल है, लेपर्ड भी वल्नरेबल में आता है, स्नो लेपर्ड भी वल्नरेबल में आता है। साइट्स अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 ऑफ दी WPA। तुम देखो ये भी सॉलिटरी होते हैं, हाईली एल्यूसिव, ठीक है, एंड दे आर अडेप्टेड टू, ऑब्वियसली स्नो लेपर्ड है तो बर्फीली जगह पर रहने का अडेप्टेड है। एंड ये क्रपस्कुलर होते हैं, क्रपस्कुलर मतलब डॉन और डस्क, ठीक है, डॉन और डस्क, रात होने से पहले सुबह के जो जस्ट वाला बाद होता है टाइम उसमें रहता है, ये क्रपस्कुलर है ये। एज ए रेयरली सीन बाई ह्यूमन्स, इनको हम घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहते हैं क्योंकि ह्यूमन से बच के रहते हैं, ठीक है। सो डॉन और डस्क के बीच में तो क्रपस्कुलर टर्म याद रखना, क्रपस्कुलर ही थे एग्जाम में। मोस्ट एक्टिव द डॉन एंड डस्क, सॉलिटरी है, हाईली एल्यूसिव, ठीक है। कार्निवोरस होते हैं तो पता ही है। बारहसिंगा जो है वो भी वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। बारहसिंगा स्पीसीज़ मतलब डियर का स्पीसीज़ होता है, इसको लोकली हम लोग कहते हैं एसएमईज में दोलहरीना, सेंट्रल इंडिया में गोइंजक या फिर गावनी कहा जाता है। अब इसमें जो मेल्स होते हैं ना उनके पास एंटलर्स होते हैं। एंड हैबिटेट की अगर हम बात करें तो मार्शी डैम्प एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं,
ठीक है, एक्वाटिक वेजिटेशन जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। फीमेल स्वैम डियर मोनोएस्ट्रस होती है। मोनोएस्ट्रस का मतलब क्या हो गया, मोनो मतलब एक, एस्ट्रस मतलब ब्रीडिंग, तो एक साल में एक बार ब्रीड करती हैं, ठीक है, ब्रीड ओनली वंस अ ईयर एंड जनरली हैविंग सिंगल यंग वन आफ्टर अबाउट 8 months ऑफ जेस्टेशन, मतलब 8 मंथ का जेस्टेशन होता है। और जनरली एक जैसे होता है ना, लायंस का हमने देखा था 3 से 4, कुत्ते होते हैं वो 5 से 6 देते हैं बच्चों को, ह्यूमंस एक को देते हैं यूजुअली, वैसे ही जो स्वैम डियर, फीमेल स्वैम डियर होती है, फीमेल बारहसिंगा होती है, वो भी एक बच्चे को जन्म देती है एंड मोनोएस्ट्रस होते हैं, ब्रीड ओनली वंस अ ईयर, ठीक है। मार्शी एरिया में रहते हैं, लोकली असमीज़ में धोलोरीना एंड सेंट्रल इंडिया में गोइंजक या फिर गावनी भी कहा जाता है, वल्नरेबल अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में आता है। जंपर्स भी है एंड स्विमर्स भी होते हैं अच्छे। काफ़ी लाउड बार्किंग कॉल होता है जो कि डेंजर को सिग्नल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क में it celebrated this in 2017 by becoming the first tiger reserve to India to have officially introduced a mascot, जिसका कौन सा था mascot, भूरसिंगा बारहसिंगा। अब इंडिया में 3 सब स्पीसीज़ हैं बारहसिंगा के जो मिलते हैं। एक होता है वेटलैंड बारहसिंगा, हार्ड ग्राउंड एंड ईस्टर्न बारहसिंगा। तो साइज़ में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा होता है वेटलैंड, उसके बाद होता है हार्ड ग्राउंड, उसके बाद होता है ईस्टर्न, सबसे छोटा होता है, ठीक है। हार्ड ग्राउंड मतलब क्या होगा, अभी यहाँ देखो, यहाँ हमने वेटलैंड को तो देखा ही, फ्लडेड टॉल ग्रासलैंड्स को करते हैं, ड्राई ग्रासलैंड को करते हैं, एंड दे प्रेफर टॉल अलूवियल ग्रासलैंड्स, ठीक है, अलूवियल ग्रासलैंड्स। किशनपुर, कान्हा, दुधवा में भी मिलता है, काजीरंगा, ठीक है। ईस्टर्न तो ईस्टर्न साइड ही मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक टेल जो होता है, इट इज़ लॉन्गर विद द वाइटेस्ट फ्रिंज, लॉन्गर सेट ऑफ एंटलर्स, वाइट हेयर्स ऑन द इनर साइड ऑफ द ईयर। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बारहसिंगा की बेसिक में ये जो चीज़ें हैं ना कि फीमेल मोनोएस्ट्रस होती हैं एंड एंटलर्स होते हैं मेल्स के अंदर, फीमेल्स में नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें तो ध्यान रखने की इम्पॉर्टेंट है। वल्चर्स को बाद में करते हैं डिटेल में, मगर इसमें बहुत सारे स्पीसीज़ हैं, अगर आप देखोगे तो कर ही लेते हैं। इजिप्शियन वल्चर जो है वो एंडेंजर्ड में होती है। यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर की अगर हम बात करें लीस्ट कंसर्न में आता है। जो बियर्डेड वल्चर वो नियर थ्रेटेंड में आता है। देन वी हैव सिनरस वल्चर, अगेन नियर थ्रेटेंड। रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंड ये जो आपका स्लेंडर बिल्ड वल्चर है ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बियर्डेड वल्चर नियर थ्रेटेंड, क्रिटिकली नियर थ्रेटेंड। अब देखो मेजरली जो है यहाँ पर अगर हम देखें, सो मेजरली कुछ जो वल्चर्स हैं वो या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या फिर कुछ जो है वो नियरली थ्रेटेंड है, एंड कुछ जो है, कुछ क्या, सिर्फ एक जो है वो तुम्हारा लीस्ट कंसर्न में आता है, दैट इज़ ये वाला। ये भाई साहब जो है ये लीस्ट कंसर्न में आते हैं, इनको उतना लेना देना नहीं है। इसका नाम क्या है, यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर। तो यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर जो है तुम्हारा लीस्ट कंसर्न में आता है। बाकी अगर हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड में देखें, ठीक है, और कुछ इंडेंजर्ड में भी हैं। इंडेंजर्ड में भी अगर आप देखोगे तो एक ही है, एंड दैट इज़ इजिप्शियन वल्चर। तो ये भाई साहब जो है इंडेंजर्ड है, ये भाई साहब जो है लीस्ट कंसर्न है। देखने में भी इतना भारी भरकम लग रहा है, इसको कौन ही क्या नुकसान पहुंचाएगा, ठीक। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में अगर हम देखें तो एक है आपका रेड हेडेड वल्चर, ठीक है। देन वी हैव स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ठीक है, रेड हेडेड, लाल सिर दिख रहा है इसका, तो ये है स्लेंडर बिल्ड वल्चर। सॉरी, दिस इज नॉट द स्लेंडर बिल्ड, दिस इज द स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ओके। देन वाइट रम्ड वल्चर, ठीक है, वाइट रम्ड वल्चर, ठीक है, वाइट रम्ड वल्चर। तो ये 3 जो हो गए क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाते हैं। इजिप्शियन वल्चर इंडेंजर्ड है, यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर तुम्हारा लीस्ट कंसर्न है। अब नियर थ्रेटेंड की अगर हम बात करते हैं तो नियर थ्रेटेंड में वी हैव सिनरस वल्चर, ठीक है, बियर्डेड वल्चर, देन वी हैव हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर, देन वी हैव बियर्डेड वल्चर ऑल्सो, ठीक है। इंडेंजर्ड में तो हो गया आपका इजिप्शियन वल्चर, एंड लीस्ट कंसर्न में इज जस्ट यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर, ठीक है। तो रेड हेड वाला जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, खून से लथपथ है इसलिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रखने के लिए। स्लेंडर बिल्ड वल्चर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, एंड देन वाइट रम्ड वल्चर जो है वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। इतना इंडेंजर्ड हो गया कि सफ़ेद हो गया है, ठीक है, कमज़ोरी से।
तो इस तरीके से याद, रेड हेडेड, स्लेंडर बिल्ड एंड वाइट रम्ड वल्चर जो है तीनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं। इंडेंजर्ड में सिर्फ इजिप्शियन वल्चर है एंड लीस्ट कंसर्न में वी हैव ओनली यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर। नियर थ्रेटेंड में 4 आते हैं एंड वो हैं कौन कौन से, सिनेरस वल्चर हो गया, देन बियरेड वल्चर हो गया, देन वी हैव हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर एंड देन वी हैव ओके बियरेड वल्चर 2 बार दे दिया है, ठीक है बियरेड वल्चर ही है, ठीक है। वल्चर जो होते हैं वो सोशल के थोड़ा उनका वो देख लेते हैं पैटर्न वगैरह क्या है, बिहेवियरल पैटर्न्स क्या है। तो सोशल क्रिएचर्स होते हैं, कलेक्टिव यूनिट के तौर पे देखे जाते हैं। स्लो ब्रीडर्स हैं। अब स्लो ब्रीडर्स होते हैं इसीलिए क्या है ना कि सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज़ वेरी क्रूशल, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही स्लोली ग्रो करती है इनकी। मोस्ट स्पीसीज प्रोड्यूस ओनली 1 चिक। मेल्स और फीमेल्स जो होते हैं वो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, इंसानों की तरह नहीं होते हैं कि हाँ भैया सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, यहाँ पर दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे इंसान भी शेयर करते हैं बट मोस्टली। वल्चर्स जो होते हैं दे फीड ऑन कैरियन दैट इज एनिमल कैरकैसेस एक्सेप्ट फॉर पामनट वल्चर्स जो कि ऑयल पाम पर, नाम ही पामनट वल्चर है क्योंकि ऑयल पाम पे फीड कर रहा है, ठीक है। अब इनका स्टमक जो होता है वो काफ़ी एसिडिक स्टमक होता है, ठीक है। दे हैव अ वेरी हाईली एसिडिक स्टमक, जिससे क्या होता है जो रॉटिंग कैरकेसेस होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एंड दे किल दिस एसिडिटी ऑल्सो किल द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, क्योंकि कोई चीज़ अगर सड़ रही है तो उस पर ऑब्वियसली माइक्रोब्स आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे जो कि उसको इन्फेक्ट करेगा। इंसान खाएगा तो क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। तो वल्चर के ऐसा पेट में क्या है जो वो बीमार नहीं पड़ रहा है, तो उसको नेचर ने ऐसा बनाया, उसके अंदर काफ़ी एसिडिक स्टोमक है, हाईली एसिडिक स्टोमक, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं मर जाते हैं एंड जो रॉटिंग कैरकेसेस होते हैं वो भी डाइजेस्ट करने में हेल्प हो जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दी हाई एसिडिसिटी इन दी स्टोमक ऑफ द वल्चर्स। डिक्लाइन क्यों हो रहा है, तो डाइक्लोफेनाक वगैरह जो कैटल को पेन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था उसको, उसके वजह से जब वल्चर उनको खाती थी तो दे वर डाइंग, तो इनको बैन कर दिया गया अभी। एंड वेटनरी ड्रग्स जैसे एसिक्लोफेनाक और कीटोप्रोफेन जो हैं उनको भी बैन किया गया है। तो डाइक्लोफेनाक ऐसा न्यूज़ में आ जाए, एसिक्लोफेनाक, कीटोप्रोफेन, ये सब क्या है तो पेन किलर्स हैं बेसिकली, जो कि वल्चर्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। नदर्न रिवर टेरापिन। अब नदर्न रिवर टेरापिन है क्या, नाम से तो पता ही नहीं चल रहा है क्या, तो एक टर्टल है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में आता है। ये ब्रैकिश वाटर स्पीसीज़ है, मतलब खारा पानी का स्पीसीज़ है, ठीक है। ब्रैकिश वाटर स्पीसीज नदर्न रिवर टेरापिन, तो नदर्न रिवर टेरापिन इज अ ब्रैकिश वाटर स्पीसीज़, ठीक है, ब्रैकिश वाटर स्पीसीज़ है। मेल्स डार्कर होते हैं, टर्निंग कम्प्लीटली ब्लैक ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन एंड हैबिटेट कोस्टल मैंग्रोव्स, श्वरीज, क्रीक्स वगैरह में रहते हैं। ओमनीवोर है दैट फीड्स ऑन वाटर साइड प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स सच एज क्लैम्स। तो नदर्न रिवर टेरापिन क्या है, टर्टल है, ओके, ब्रैकिश वाटर टर्टल है, ब्रैकिश वाटर स्पीसीज है, ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड, अगेन लेपर्ड की मोस्ट ऑफ द जो स्पीसीज़ है ना या वैराइटीज़ हैं वो मोस्टली वल्नरेबल है, ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड ये है तुम्हारा नॉक्टर्नल। स्नो लेपर्ड क्या था, स्नो लेपर्ड क्रेपस्कुलर था, ठीक है, स्नो लेपर्ड जो था क्रेपस्कुलर था, डॉन एंड डस्क में निकलता था। साइज़ की अगर हम बात करें तो मेल इज लार्जर देन फीमेल्स, ठीक है। नॉक्टर्नल हंटर्स होते हैं, गिबॉन, मैकैक, इन पे ही फीड करते हैं ज़्यादातर, ओके। देन कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको। अरेबियन सी हम्बैक व्हेल्स, तो अरेबियन सी हम्बैक व्हेल्स की अगर हम बात करें तो अरेबियन सी में पाए जाएंगे। लीस्ट कंसर्न है इनका, शेड्यूल 1 में आते हैं, साइट्स में इनको एंट्री नहीं मिली है, ठीक है। तो अरेबियन सी को इनहैबिट करते हैं ये, इतना ही इसमें ध्यान रखना है कि यार ये लीस्ट कंसर्न है, अरेबियन सी को इनहैबिट कर रहे हैं। रेड पांडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको थोड़ा डिटेल में भी करते हैं। रेड पांडा जो है वो सॉलिटरी, शाय और आर्बोरियल एनिमल्स है। आर्बोरियल मतलब क्या हो गया, पेड़ पौधों पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं। एंड इंडिकेटर स्पीसीज भी माना जाता है बिकॉज दे इंडिकेट द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। दे हैव अ स्पेशल थंब लाइक रिस्ट बोन, ठीक है, इनके पास क्या होता है, एक थंब जैसा रिस्ट बोन होता है, जिसकी वजह से जो पेड़ पे चढ़ते हैं ना ये, तो इनको एक्स्ट्रा ग्रिप मिलती है। अपने एंकल्स को 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं ये, जिससे कि क्या होगा, इट अलाउज देम टू टर्न देयर फुट बैकवर्ड्स, एंकल को 180 डिग्री तक ये पीछे घुमा सकते हैं वापस, एंड इट अलाउज देम टू टर्न देयर फुट बैकवर्ड, पीछे अपना पैर घुमा सकते हैं।
एक एक्स्ट्रा थंब भी होता है फॉर फीडिंग एंड क्लाइंबिंग। रेड पांडा जो है ना, अपनी उसकी जो खुद की टैक्सोनॉमिक फैमिली है उसका अकेला लिविंग मेंबर है। क्या है टैक्सोनॉमिक फैमिली? सो एल्यूरिडाई। सो ये टैक्सोनॉमिक फैमिली वगैरह नाम नहीं पूछता, बट हाँ इस तरह से पूछ देगा कि अपने लिविंग मेंबर, मतलब अपने टैक्सोनॉमिक फैमिली का एकमात्र लिविंग मेंबर है। दिस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। नाम जनरली नहीं पूछते हैं यूपीएससी। सो इट इज़ एन इंडिकेटर स्पीसीज ऑफ दिस हिमालयाज। द मेनली बैम्बू फीडर्स, बट ओकेजनली जो होते हैं वो फ्रूट्स एंड स्मॉल मैमल्स पे भी फीड करते हैं। सो व्हाट डज इट मीन कि ये तुम्हारा एक ओमनीवोरस स्पीसीज हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज ये मैमल्स पे भी फीड कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी सॉ कि इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में है, शाय, सोलिटरी, आर्बोरियल क्रिएचर, इंडिकेटर स्पीसीज है, सिक्किम का स्टेट एनिमल भी है ये। एक थंब लाइक एक्स्ट्रा रेस्ट बोन होता है, एक्स्ट्रा ग्रिप मिलता है, रोटेट देयर एंकल्स 180 डिग्रीज अलाउिंग देम टू टर्न देयर फूट बैकवर्ड, एक्स्ट्रा थंब होता है फॉर फीडिंग एंड क्लाइंबिंग, एंड अपने टैक्सोनॉमिक फैमिली का एकमात्र लिविंग मेंबर है ये। इंडिकेटर स्पीसीज है किसका? ईस्टर्न हिमालयाज, एंड बैम्बू फीडर्स होते हैं, ऑकेजनली फ्रूट्स और स्मॉल मैमल्स को भी ये फीड करते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? सो बेसिकली जोग्राफिकल कवरेज अगर हम देखें, सो इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, सदर्न चाइना, ये सब में, म्यांमार के नदर माउंटेन से मिलेगा, चाइना सदर्न में मिल जाता है। एंड इंडिया में सिक्किम, अरुणाचल, दार्जिलिंग, दैन कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जो वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मिल जाता है। बाकी स्टेट में हम देखें तो वेस्ट बंगाल, अरुणाचल एंड सिक्किम में मिलता है। द लास्ट इज कैरेकल। कैरेकल भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखो कैरेकल ना ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें, IUCN ने इसको लीस्ट कंसर्न का दर्जा दिया है, लेकिन इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इसको नियर थ्रेटन माना गया है। देन साइट्स में भी अफ्रीकन जो कैरेकल है उसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है, और जो एशियन कैरेकल है उसको अपेंडिक्स 1 में डाला गया है, शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। सो कैरेकल्स जो होते हैं ना, जो स्मॉल कैट्स होते हैं, स्मॉल कैट्स में हेवीएस्ट हैं और फास्टेस्ट होते हैं, ठीक, हेवीएस्ट, फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द स्मॉल कैट्स। नॉक्टर्नल हैं, ये भी नॉक्टर्नल हंटर्स होते हैं, एंड जो भी इनको पकड़ में आ जाए वो खा लेते हैं। मंगूज हो गया, रोडेंट्स हो गया, बंदरों को भी खा लेते हैं, ठीक है। एंड हियरिंग इनकी अच्छी रहती है, क्यों? बिकॉज द टफ्ट्स ऑफ द हेयर ऑन द टिप्स ऑफ अ कैरिकल्स ईयर, दिस मे इनहांस देयर हियरिंग। कभी कभी ये क्या करते हैं, दे क्लाइम ट्रीज ऑल्सो एंड इवन स्टैश द कैच इन ब्रांचेस ऑफ फॉर लेटर मील, ठीक है। मतलब जो पकड़ते हैं उसको पेड़ की डालियों पर रख देते हैं ताकि बाद में खाएंगे। पेट्रोलिंग क्रिएचर्स हैं, दे अग्रेसिवली डिफेंड देयर कैटेगरीज, ठीक है। इंडिया के अंदर आप देखो तो राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। मात्र 50 के आसपास जो है कैरिकल्स लेफ्ट हैं इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में भी कौन सा? रणथंभौर टाइगर रिजर्व में, एंड गुजरात के रण ऑफ कच्छ में, ठीक है। तो कैरेकल में क्या याद रखना है आपको? हेवीएस्ट ऑफ द स्मॉल कैट्स, हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द स्मॉल कैट्स, एंड फास्टेस्ट ऑल्सो अमॉन्ग द स्मॉल कैट्स, ठीक है। हार्श एनवायरनमेंट्स में ये तुम्हारा क्या है, हार्श एनवायरनमेंट में अडेप्टेड है, जैसे सवाना, सेमी डेजर्ट, ड्राई वुडलैंड, एरिड हिली स्टेपी, ड्राई माउंटेन्स। अब देखो ना इंडिया में भी कहाँ मिल रहा है, रणथंभौर में मिल रहा है, रन ऑफ कच्छ में मिल रहा है, ठीक है। रणथंभौर और रन ऑफ कच्छ में मिल रहा है, ये भी क्या है, और ड्राई एरियाज ही नॉक्टर्नल होते हैं, ठीक है। हियरिंग उनकी अच्छी होती है, ट्रीज क्लाइंब कर सकते हैं, दे इवन स्टैश देयर कैच फॉर लेटर मील। पेट्रोलिंग क्रिएचर्स हैं, सॉलिटरी क्रिएचर्स हैं, नॉक्टर्नल क्रिएचर्स हैं, ठीक है। इंडिया में 2 जगह हैं, रणथंभौर राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ गुजरात। IUCN के स्टेटस की मैंने क्या देखा था कि नियर थ्रेटेंड है, एंड ग्लोबली लीस्ट कंसर्न है ग्लोबली, नियर थ्रेट इंडिया में। एंड अफ्रीकन जो है वो अपेंडिक्स 2 में आता है साइट्स के, एंड एशियन जो होता है वो तुम्हारा अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स के। सो दिस वाज 22 स्पीसीज ऑफ द species recovery program which we have completed. Okay.
Fine. So let's have a quick revision. So great horn rhinoceros vulnerable था. Middens, males are larger than females. Zodon's courser again is a bird, critically endangered है, nocturnal है. Malabar civet, critically endangered, nocturnal. Marine turtle में हमने लेदर बैग देखा था, ओनली स्पीसीज जिसके पास हार्ड शेल नहीं होता है. निकोबार मेगापॉड, इट इज़ अ बर्ड. स्नो लियोपर्ड वल्नरेबल ट्रेपस्कुलर. बारहसिंगा इज ऑल्सो वल्नरेबल. देन नदर्न रिवर टेरापिन, ये क्या है तो एक टर्टल है. वल्चर्स में हमने सारे स्पीसीज देखे थे. क्लाउडेड लियोपर्ड भी वल्नरेबल नॉक्टर्नल होता है, ठीक है. अरेबियन सी अम्बैक अरेबियन सी में पाया जाता है. रेड पांडा जो है आर्बोरियल है, सिक्किम में पाया जाता है, अरुणाचल दार्जिलिंग वगैरह में पाया जाता है. 180 डिग्री अपने फीट्स को घुमा सकते हैं. एक्स्ट्रा थंब है, इंडेंजर्ड होता है, ठीक है. कैरिकल भी हमने भी देखा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सो वी हैव covered the whole species and we'll continue environmental revision the remaining February and March. Thank you.